आप शायद आइजैक न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले व्यक्ति के रूप में जानते होंगे, लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा थे। वह एक जुनूनी प्रतिभा थे, जिन्होंने विज्ञान और गणित में क्रांति ला दी। वह संसद में सेवारत एक राजनेता थे। वह ब्रिटेन की मुद्रा में सुधार के लिए जिम्मेदार टकसाल के मालिक थे। वह विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने में मदद करने वाली रॉयल सोसाइटी के प्रमुख थे, और उन्होंने यह सब 300 साल पहले किया था। आइजैक न्यूटन के बिना हमारी दुनिया एक बहुत ही अलग जगह होती। गति के नियमों पर उनका काम इंजीनियरिंग के लिए मौलिक है, और आज भी वाहनों, मशीनरी, पुलों और इमारतों को डिजाइन करते समय उनका उपयोग किया जाता है। न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ब्रह्मांड को समझने में हमारी मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है, और इसका उपयोग अंतरिक्ष अन्वेषण उपग्रहों और जीपीएस में किया जाता है। प्रकाशिकी और प्रकाश में उनके योगदान ने कैमरों, माइक्रोस्कोप और दूरबीनों को विकसित करने में मदद की, और कैलकुलस पर आइजैक न्यूटन का काम भौतिकी, इंजीनियरिंग और अर्थशास्त्र में आधुनिक समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक है। न्यूटन की खोजें न केवल ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं, बल्कि हमारे आधुनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी प्रतिभा का एक अंधेरा पक्ष भी था। उन्होंने जुनून, क्रोध और ईर्ष्या का जीवन जिया, और प्रतिद्वंद्वी वैज्ञानिकों के साथ आजीवन भयंकर झगड़े किए। वह एक धार्मिक कट्टरपंथी थे, और कीमिया और गुप्त विद्याओं में बहुत रुचि रखते थे, और दार्शनिक पत्थर की खोज में बेताब थे। अपने गहन काम और भयंकर झगड़ों के कारण उन्हें जीवन भर कई बार बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में हम आइजैक न्यूटन के महान जीवन पर नजर डालते हैं, उनके पालन पोषण, उनकी परिवर्तनकारी खोजों और सिद्धांतों की खोज करते हैं, उनके अद्वितीय व्यक्तित्व पर गहराई से विचार करते हैं, और अंततः यह सवाल पूछते हैं कि आइजैक न्यूटन ने दुनिया को कैसे बदला। आइजैक न्यूटन का जन्म क्रिसमस के दिन 1642 में वुल्सथॉर्प बाय कोल्स्टरवर्थ, लिंकनशायर, इंग्लैंड में हुआ था। वह एक छोटा समय से पहले पैदा हुआ बच्चा था, जिसके उस दिन जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। उसके पिता की मृत्यु उसके जन्म से 3 महीने पहले हो गई थी, जिससे उसकी पत्नी को छोटे आइजैक न्यूटन को पालने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। 3 साल बाद उसकी मां ने पास के एक गांव के एक आदमी से दोबारा शादी कर ली। वह अपने नए पति के साथ रहने लगी, लेकिन आइजैक न्यूटन को उसकी नानी मरगेरी एस्क्फ के पास छोड़ गई, जिससे उसे परित्यक्त और अस्वीकृत महसूस हुआ। वह अपने सौतेले पिता से नाराज था, क्योंकि उसने उसकी मां को कई साल बाद दूर कर दिया था। जब न्यूटन अभी भी एक छोटा लड़का था, उसने अपने सौतेले पिता के घर को जलाने की धमकी दी थी। आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले ग्रांथम स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, और यहीं से उनकी प्रतिभा की पहली झलक दिखाई देने लगी। न्यूटन का जुनून कविता या साहित्य में नहीं, बल्कि तकनीक और यांत्रिकी में था। वे पूरी तरह से मोहित हो गए, और उन्होंने अपनी खुद की जटिल रचना का आविष्कार किया। यह उस समय सटीक था जब उनके स्कूल के प्रधानाध्यापक और उनके चाचा दोनों ने न्यूटन की क्षमता को देखा और उन्हें अधिक बौद्धिक जीवन की ओर प्रेरित किया। उनकी मां को यह बात बहुत नापसंद थी, जो चाहती थीं कि न्यूटन परिवार को संभाले। अगर उनके प्रधानाध्यापक और चाचा ने आइजैक न्यूटन की क्षमता को नहीं देखा होता, वे शायद कभी दुनिया को नहीं बदल पाते। इसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने चले गए, जहां उन्हें आइजैक बैरो के रूप में एक मार्गदर्शक मिला, जो यूनिवर्सिटी के गणित के पहले प्रोफेसर थे। उन्होंने न्यूटन की असाधारण प्रतिभा और क्षमता को पहचाना। बैरो ने न्यूटन को ट्रिनिटी में अपने समय के दौरान कैलकुलस के विकास सहित महत्वपूर्ण अनसुलझे समस्याओं से निपटने के लिए प्रोत्साहित किया। न्यूटन ने कई दार्शनिकों और शिक्षाविदों के कार्यों का गहन अध्ययन किया, जिन्होंने अरस्तु, प्लेटो गैसेंडी और डेकार्ट का अध्ययन किया। वह विशेष रूप से डेकार्ट की अवधारणा से प्रभावित थे कि ब्रह्मांड यांत्रिक नियमों द्वारा शासित है। हम देख सकते हैं कि इस विचार ने न्यूटन के भविष्य के कार्यों को गहराई से प्रभावित किया। सत्य और ज्ञान के प्रति
न्यूटन का समर्पण उनके लेखन में स्पष्ट था। 1664 में उन्होंने कुछ दार्शनिक प्रश्न लिखे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध रूप से उल्लेख किया कि प्लेटो मेरा मित्र है, अरस्तु मेरा मित्र है, लेकिन मेरा सबसे अच्छा मित्र सत्य है। यह आइजैक न्यूटन के दिमाग और ज्ञान और सत्य की उनकी खोज में एक रोशन करने वाली अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 1665 में आइजैक न्यूटन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की, लेकिन उसी वर्ष प्लेग का प्रकोप फैल गया, जिससे कैम्ब्रिज को बंद करना पड़ा। न्यूटन इस घातक बीमारी से बचने के लिए लिंकनशायर में अपने परिवार के घर वापस चले गए। अनुमान है कि इस अवधि के दौरान प्लेग से 1 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन 24 वर्षीय आइजैक न्यूटन के लिए ये एकांत वर्ष उनके सबसे अधिक उत्पादक वर्ष थे। इस दौरान न्यूटन ने सीखने के नए दृष्टिकोण को अपनाया। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान केवल स्थापित ग्रंथों को पढ़ने से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अवलोकन और प्रयोग से आता है। समझने की अपनी खोज में उन्होंने एक बार अपनी आंख के सॉकेट में एक मोटी कुंद सुई डाली, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन 18 महीनों के एकांत के दौरान उनकी दृष्टि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कैलकुलस और गति के नियमों पर काम करने की शुरुआती नींव रखी। अवधारणाएं और विचार जो बाद में आधारशिला बन गए। उनके क्रांतिकारी कार्य। न्यूटन एक बहुत ही निजी, ईर्ष्यालु और संदिग्ध व्यक्ति थे। इस दौरान उन्होंने जिन खोजों और सिद्धांतों पर काम किया, उनमें से कई को उन्होंने पूरी तरह से अपने तक ही सीमित रखा, जो कि 16 में सत्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित व्यक्ति के लिए एक अजीब बात थी। 1667 में कैम्ब्रिज के पुनः खुलने के बाद आइजैक न्यूटन वापस लौटे और अगले वर्ष ट्रिनिटी कॉलेज में एक प्रतिष्ठित फेलोशिप के लिए चुने गए। 1668 में आइजैक न्यूटन के लिए 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की गईं। पहली, उन्होंने एक परावर्तक दूरबीन का डिजाइन बनाया। हालांकि यह बिल्कुल नया आविष्कार नहीं था। न्यूटन का संस्करण क्रांतिकारी था। यह लेंस के बजाय दर्पणों का उपयोग करके अधिक कॉम्पैक्ट था, जो इसे अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में छोटा और अधिक शक्तिशाली बनाता था। उसी वर्ष उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में गणित के प्रोफेसर बनकर एक और उपलब्धि हासिल की। गणित में न्यूटन का काम लगातार बढ़ता रहा। 1969 में उन्होंने अनंत पदों वाले समीकरणों द्वारा विश्लेषण पर लिखा। उन्होंने इस कार्य को श्रृंखला और प्रवाह के तरीकों पर परिष्कृत किया। यहां उन्होंने प्रवाह की अवधारणा को पेश किया, जिसे आज व्युत्पन्न के रूप में जाना जाता है, जो कि कलन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। लगभग उसी समय न्यूटन ने प्रकाशिकी पर व्याख्यान देना शुरू किया। इस क्षेत्र में अपने व्यापक शोध और अंतर्दृष्टि को साझा किया। प्रकाशिकी में न्यूटन के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक उनकी खोज थी कि सफेद प्रकाश विभिन्न रंगों से बना होता है। 1671 में आइजैक न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी के सामने अपने दूरबीन के डिजाइन को प्रस्तुत किया, जो मानवता के लाभ के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की एक सभा थी। उनके नवाचार से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें अपने काम को और अधिक साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया, विशेष रूप से प्रकाशिकी, प्रकाश और रंग के क्षेत्र में। हालांकि 1672 में जब न्यूटन ने प्रकाश और रंग पर एक पेपर प्रस्तुत किया, तो प्रतिक्रिया अप्रत्याशित रूप से मिश्रित थी। कुछ सदस्यों ने उनके तरीकों में जटिलता और भ्रम का हवाला देते हुए उनके प्रयोगों को दोहराने के लिए संघर्ष किया। विशेष रूप से रॉयल सोसाइटी में एक सम्मानित व्यक्ति रॉबर्ट हुक की आलोचना, जो सूक्ष्म जीवों की खोज के लिए जाने जाते थे, न्यूटन द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं की गई थी, जो अपने उग्र स्वभाव और असुरक्षा के लिए जाने जाते थे। आइजैक न्यूटन ने हुक की आलोचना को विशेष रूप से परेशान करने वाला पाया। इसने 2 वैज्ञानिकों के बीच एक कड़वी और लंबे समय तक चलने वाली प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत को चिह्नित किया, जो आलोचना का सामना करने में असमर्थ उनके पूरे जीवन तक चली। न्यूटन पीछे हट गए। सार्वजनिक जीवन से एक लंबे समय तक
अलगाव में रहने के बाद यह प्रतिक्रिया इस बात पर प्रकाश डालती है कि आइजैक न्यूटन किस तरह के व्यक्ति थे। एक असाधारण बुद्धि वाले व्यक्ति थे, लेकिन वह भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी कमजोर थे। वह अपने काम में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें किसी भी आलोचना का सामना करने में संघर्ष करना पड़ा। न्यूटन का स्वनिर्वासन कई सालों तक चला। इस दौरान वह कट्टरपंथी धार्मिक विचारों से ग्रस्त हो गए थे। वह एक धर्मनिष्ठ ईसाई थे, लेकिन निजी तौर पर उन्होंने पवित्र त्रिदेव के सिद्धांत पर सवाल उठाया था। उन्हें बाइबल की भविष्यवाणियों में भी गहरी रुचि थी। उनका मानना था कि बाइबल में छिपा हुआ ज्ञान है जिसे डिकोड किया जाना चाहिए। न्यूटन ने कीमिया की खोज भी शुरू की, जबकि आधुनिक रसायन विज्ञान का प्राचीन अग्रदूत कीमिया विज्ञान की तुलना में जादू से अधिक मिलता जुलता लग सकता था। इसने उन्हें मोहित कर दिया। कीमियागर सीसा या टिन जैसी आधार धातुओं को सोने या चांदी में बदलने की कोशिश करते थे। वे मायावी दार्शनिक पत्थर से भी आकर्षित थे, जिसके बारे में माना जाता था कि यह बीमारी को ठीक करता है और अनंत जीवन देता है। आज हम आइजैक न्यूटन को अब तक के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक मानते हैं। वह कीमिया में हाथ आजमा रहे हैं। ऐसा करना एक अजीब बात है। इस व्यवहार को क्या समझा सकता है? 1679 में उनकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। न्यूटन अपने अंतिम दिनों में उनके साथ रहने के लिए लिंकनशायर में अपने पारिवारिक घर लौट आए। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उनकी मृत्यु ने न्यूटन की रुचि कीमिया में और बढ़ा दी होगी, जिससे उन्हें बीमारी के लिए सार्वभौमिक इलाज खोजने के लिए कीमिया की खोज पर जाना पड़ा। हालांकि आज कीमिया को वैध विज्ञान नहीं माना जाता है, लेकिन कई लोग तर्क देते हैं कि इसने न्यूटन के कुछ क्रांतिकारी विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने उन्हें अपने समय के स्थापित मानदंडों को चुनौती देते हुए बॉक्स के बाहर सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। 1684 में जर्मन पॉलीमैथ गॉडफ्रीड लिबिट ने भौतिक दुनिया का प्रतिनिधित्व करने में कैलकुलस और इसके अनुप्रयोग पर एक महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किया। इस प्रकाशन ने आइजैक न्यूटन में गुस्सा पैदा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2 दशक पहले भी इसी तरह के विचार तैयार किए थे, लेकिन इसमें थोड़ी समस्या थी। आइजैक न्यूटन ने वास्तव में कैलकुलस पर अपना काम प्रकाशित नहीं किया था, लेकिन न्यूटन ने उस समय कैलकुलस की अपनी पिछली खोज को साबित करने के लिए जल्दबाजी में अपने पुराने नोट्स संकलित किए। इससे वैज्ञानिक समुदाय में एक बड़ा विवाद पैदा हो गया, जिससे न्यूटन और लिबेट्स के बीच भयंकर प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। आज यह माना जाता है कि न्यूटन और लिबेट्स दोनों ने स्वतंत्र रूप से अपने अपने अनूठे दृष्टिकोण के माध्यम से कैलकुलस के मूल सिद्धांतों को विकसित किया, लेकिन उस समय यह मुद्दा एक बड़ा विवाद था, क्योंकि दोनों ने ही इसकी खोज करने का दावा किया था। 1687 में 2 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आइजैक न्यूटन ने प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत, जिसे आमतौर पर प्रिंसिपिया कहा जाता है, प्रकाशित किया। यह क्रांतिकारी पुस्तक न्यूटन के कैलकुलस के सिद्धांत, गति के 3 नियमों और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रस्तुत करती है, जो हमारे ब्रह्मांड की समझ की नींव रखते हैं। न्यूटन ने अपने गति के 3 नियमों के माध्यम से यह समझाया कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं और एक दूसरे के साथ कैसे क्रिया करती हैं। ये सिद्धांत क्लासिकल मैकेनिक्स के मूलभूत आधार हैं और आज भी प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रिंसिपिया का सबसे क्रांतिकारी भाग है न्यूटन का सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह आकर्षण बल उनके द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत सेब से लेकर ग्रहों तक हर चीज पर लागू होता है। न्यूटन के कार्य ने तारों और ग्रहों जैसे खगोलीय पिंडों और दैनिक जीवन की वस्तुओं की गतियों को एक एकीकृत भौतिक नियमों के समूह के अंतर्गत लाकर दिखाया कि एक ही नियम पृथ्वी और ब्रह्मांड दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। विशेष रूप से प्रिंसिपिया ने वैज्ञानिक पद्धति में एक बड़ा बदलाव लाया। न्यूटन ने प्राकृतिक घटनाओं को समझाने के लिए गणित का प्रयोग किया।
जिससे आधुनिक विज्ञान की मात्रात्मक तकनीकों की नींव रखी गई। आइजक न्यूटन के दशकों के सिद्धांतों का परिणाम था प्रिंसिपिया, जिसने उन्हें ब्रिटेन के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बना दिया। इस ग्रंथ ने न केवल न्यूटन की प्रतिष्ठा को ऊंचाई दी, बल्कि विज्ञान और मानव सभ्यता को भी बदल कर रख दिया। प्रिंसिपिया कितनी महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पुस्तक थी, इसका वर्णन कर पाना कठिन है। न्यूटन के विचारों ने दुनिया को बदल दिया। उनके द्वारा की गई खोजें आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और आधुनिक विज्ञान, गणित और तकनीक की रीढ़ बनी हुई है। 1689 में आइजक न्यूटन, जो एक कट्टर एंग्लिकन ईसाई थे, राजनीति और सार्वजनिक जीवन में कदम रखते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण था राजा जेम्स द्वितीय द्वारा इंग्लैंड में फिर से कैथोलिक धर्म लागू करने की कोशिश, जिसका न्यूटन ने कड़ा विरोध किया। न्यूटन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद सदस्य एमपी के रूप में चुनाव जीता। हालांकि उनकी राजनीतिक भूमिका बेहद शांत और निष्क्रिय रही। उनके पूरे संसद कार्यकाल में उनका एकमात्र दर्ज किया गया कार्य था एक बहस के दौरान खिड़की बंद करने का अनुरोध करना। यह सवाल उठता है कि अगर न्यूटन को राजनीति में सक्रिय नहीं होना था, तो उन्होंने सांसद बनने की कोशिश क्यों की? क्या यह सिर्फ पद की प्रतिष्ठा और उससे मिलने वाले लाभों के लिए था, या शायद उन्हें राजनीति के प्रति जिज्ञासा थी, लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि यह क्षेत्र उनकी रुचि या प्रतिभा के अनुरूप नहीं है। यह घटना न्यूटन के जटिल व्यक्तित्व की एक और परत को उजागर करती है। इसके बाद न्यूटन का जीवन एक उथल-पुथल भरे दौर में प्रवेश करता है, जिसे भावनात्मक अस्थिरता ने घेर लिया। उनका अपने काम के प्रति अत्यधिक समर्पण उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ने लगा और 1693 में इसका परिणाम एक गंभीर मानसिक टूटन के रूप में सामने आया। इस दौरान न्यूटन का व्यवहार अस्थिर, संदेहपूर्ण और असामान्य हो गया। उन्होंने आसपास के लोगों पर, यहां तक कि प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक पर भी षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए और गुस्से से भरे पत्र लिखे। बाद में जब उन्हें अपनी अतार्किक हरकतों का एहसास हुआ, तो उन्होंने जिन लोगों को झूठा दोषी ठहराया था, उनसे दिल से माफी मांगी और अपने व्यवहार पर गंभीर पश्चाताप व्यक्त किया। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर मानसिक संकट के बावजूद उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इतिहासकारों ने लंबे समय से न्यूटन की इस मानसिक टूटन के कारणों पर बहस की है। कुछ लोग इसे उनके वैज्ञानिक कार्यों के अत्यधिक दबाव और तनाव का परिणाम मानते हैं, जबकि अन्य इसे उनकी अल्केमी, रसायन विद्या की प्रयोगों से हुए पारे, मर्क्यूरी के विषाक्त प्रभाव से जोड़ते हैं। यह अध्याय न्यूटन के जीवन के मानवीय पक्ष को उजागर करता है, एक महान वैज्ञानिक जो अपनी असाधारण उपलब्धियों के पीछे गहरे मानसिक संघर्ष से भी जूझ रहा था। 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। उस समय सिक्कों में प्रयुक्त धातु की कीमत खुद सिक्कों की कीमत से अधिक थी, जिससे सिक्के काटना, कॉइन क्लिपिंग और जाली सिक्कों का निर्माण आम बात हो गई थी। इस समस्या के समाधान के लिए चार्ल्स मोंटेगू, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की। इसी के तहत 1696 में आइजक न्यूटन को रॉयल मिंट का वार्डन नियुक्त किया गया। इसके लिए न्यूटन को कैम्ब्रिज से लंदन स्थानांतरित होना पड़ा और उन्होंने ब्रिटेन की मुद्रा को स्थिर करने के एक बड़े मिशन की शुरुआत की। न्यूटन ने पुराने और खराब सिक्कों को वापस बुलाकर उनकी जगह नए और अधिक भरोसेमंद सिक्कों की एक पूरी श्रृंखला शुरू की। इस प्रक्रिया में लाखों नए सिक्के ढाले गए, जो ब्रिटिश मुद्रा में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके साथ ही न्यूटन ने जालसाजी पर भी आक्रामक तरीके से कार्रवाई की। उन्होंने जाली सिक्के बनाने वालों का एक विस्तृत डाटाबेस तैयार किया और उन्हें पकड़ने के लिए पूरी ताकत से काम किया। उनकी सख्त कार्यशैली ने बहुतों को चौंका दिया। इस बेहतरीन कार्य के इनाम स्वरूप 1700 में न्यूटन को मास्टर ऑफ द मिंट पद पर पदोन्नत किया गया, जिसे उन्होंने अपने जीवन के अंत तक संभाला।
हालांकि न्यूटन को उनके वैज्ञानिक योगदानों के लिए जाना जाता है, लेकिन रॉयल मिंट में उनका कार्यकाल भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनकी सटीक कार्यशैली और कर्तव्य के प्रति गंभीरता ने ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था को एक संकट के द्वार में स्थिरता प्रदान की। 1703 में आइजक न्यूटन ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्हें रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल सोसाइटी, चुना गया, जो वैज्ञानिक समुदाय में सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक है। इस समय तक न्यूटन पहले से ही एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुके थे। अब उन्होंने अपने विरासत को स्थायी बनाने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल सत्ता और प्रभाव को मजबूत करने की कोशिशों से भरा रहा। वे वैज्ञानिक दुनिया को अपने सिद्धांतों के पक्ष में मोड़ना चाहते थे और इसके चलते उन्होंने कई बार दूसरे वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को कम आंकने की कोशिश की। एक प्रमुख विवाद हुआ खगोल शास्त्री जॉन फ्लैमस्टीड के साथ। फ्लैमस्टीड ने सितारों का एक विस्तृत कैटलॉग तैयार किया था। न्यूटन इस डेटा का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन जब फ्लैमस्टीड ने इसे प्रकाशित करने में संकोच दिखाया, तो न्यूटन ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए बिना उनकी अनुमति के इस कैटलॉग को प्रकाशित कर दिया। इस घटना ने दोनों के बीच कड़ी टकराव को जन्म दिया और न्यूटन के व्यक्तित्व के जटिल पहलुओं को उजागर किया। एक ओर वे विज्ञान में अभूतपूर्व योगदान देने वाले व्यक्ति थे, लेकिन दूसरी ओर वे कई बार आत्म केंद्रित और हठी भी दिखे, जो अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता देते थे। फिर भी इन मानवीय कमजोरियों के बावजूद न्यूटन वैज्ञानिकों और विचारकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने वाले एक प्रभावशाली नेता बने रहे, खासकर रॉयल सोसाइटी के मंच पर। 1705 में इंग्लैंड की महारानी क्वीन एनी ने आइजक न्यूटन को एक महत्वपूर्ण सम्मान प्रदान किया। उन्हें नाइट की उपाधि, नाइटहुड, दी गई। यह ऐसा पहला अवसर था जब किसी वैज्ञानिक को यह सम्मान मिला। इसके साथ ही वे बन गए सर आइजक न्यूटन। कुछ वर्षों बाद 1712 में न्यूटन ने स्वयं को कैलकुलस का एकमात्र आविष्कारक घोषित कराने की कोशिश की। याद रहे, गॉटफ्रीड लाइबनिट्ज भी यह दावा करते थे कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से कैलकुलस की खोज की थी। न्यूटन और लाइबनिट्ज के बीच यह विवाद लगभग 30 वर्षों तक चलता रहा। इस विवाद को सुलझाने के लिए 1713 में रॉयल सोसाइटी ने एक जांच समिति बनाई। इस समिति ने निष्कर्ष दिया कि न्यूटन ने लाइबनिट्ज से पहले कल्लन के मूल सिद्धांत विकसित किए थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस रिपोर्ट को खुद न्यूटन ने लिखा था, क्योंकि उस समय वे रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष थे। स्वाभाविक रूप से लाइबनिट्ज ने इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया और जोर दिया कि उनका कार्य पूरी तरह मौलिक था। यह विवाद न्यूटन और लाइबनिट्ज दोनों की मृत्यु तक चलता रहा और दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटा। आज के समय में यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि दोनों ने स्वतंत्र रूप से कैलकुलस के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और दोनों के दृष्टिकोण अलग-अलग लेकिन मूल्यवान थे। निजी जीवन की बात करें तो आइजक न्यूटन कभी विवाह नहीं किए और उनके किसी संतान का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शायद न्यूटन ने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। वे एक अत्यंत अंतर्मुखी और गोपनीय स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके जीवन का बड़ा हिस्सा रहस्यमय रहा, लेकिन उनकी एकाग्रता, अकेलेपन की प्रवृत्ति और विज्ञान के प्रति गहरा समर्पण यह समझाने के लिए काफी है कि उन्होंने विवाह और पारिवारिक जीवन से दूरी क्यों बनाए रखी। 1726 में जब न्यूटन 83 वर्ष के हो चुके थे, उन्होंने एक प्रसिद्ध घटना साझा की जो आगे चलकर वैज्ञानिक इतिहास की सबसे मशहूर कहानियों में से एक बन गई। उन्होंने रॉयल सोसाइटी के एक सहकर्मी के साथ डिनर करते समय अपने युवावस्था के दिनों को याद करते हुए बताया कि वे अपने खेत पर एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे जब उन्होंने एक सेब को जमीन पर गिरते हुए देखा। इस साधारण घटना ने उनके मन में गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी को लेकर गहरा विचार उत्पन्न किया, जो बाद में उनके क्रांतिकारी सिद्धांतों की नींव बनी। समय के साथ यह कहानी और भी नाटकीय हो गई। लोग कहने लगे कि सेब न्यूटन के सिर पर गिरा,
जबकि खुद न्यूटन ने सिर्फ यह कहा था कि वह पास में गिरा। फिर आया वह दिन, 20 मार्च 1727, 84 वर्ष की आयु में सर आइजक न्यूटन का निधन हो गया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई, लेकिन अंतिम दिनों में उन्हें पाचन संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उनके शव परीक्षण में बालों में मरकरी, पारा के अंश पाए गए, संभवतः उनके अल्केमी प्रयोगों के कारण, और कुछ विद्वान मानते हैं कि यह उनकी मृत्यु का एक संभावित कारण हो सकता है। न्यूटन की विरासत। उन्होंने भौतिकी और गणित में जो योगदान दिया, विशेषकर गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, वह हमारी दुनिया की समझ को पूरी तरह बदल देने वाला था। कलन, कैलकुलस का विकास उनके द्वारा की गई सबसे महान गणितीय उपलब्धियों में गिना जाता है। उनका कार्य रॉयल मिंट में और ब्रिटिश मुद्रा व्यवस्था को सुधारने में यह दर्शाता है कि वे न सिर्फ वैज्ञानिक बल्कि एक समर्पित सार्वजनिक सेवक भी थे। रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने विज्ञान की दिशा को प्रभावित किया। भले ही उनके कार्यकाल में राजनीतिक टकराव और व्यक्तिगत संघर्ष भी रहे। एक जटिल व्यक्तित्व। न्यूटन एक अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, लेकिन साथ ही वे एक गूढ़ और जटिल व्यक्ति भी थे। उनके अल्केमी प्रयोग, धार्मिक मान्यताएं और कभी-कभी उनका भावनात्मक अस्थिरता में चले जाना, यह सब उन्हें एक आम इंसान की गहराई भी देता है। न्यूटन का प्रभाव। जब न्यूटन की मृत्यु हुई, तब उन्होंने न केवल विज्ञान में नए विचार दिए, बल्कि एक ऐसा रास्ता तैयार किया जो मानवता को वैज्ञानिक युग की ओर ले गया। उनकी कहानी सिर्फ एक महान वैज्ञानिक की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी कमजोरियों और जुनून के बीच रहकर सत्य की खोज में जीवन समर्पित कर दिया। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे एक और प्रेरक यात्रा के साथ।